Please like, share, subscribe my channel. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था और ब्लेंडर में लोकेशन, रोटेशन और स्केल करने की शॉर्टकट कीज़ भी बताई थी। आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर के टी पैनल को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि गिज़मोस क्या होता है। देखो, ब्लेंडर में ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है इसे ही टी पैनल बोला जाता है और कीबोर्ड से टी बटन प्रेस करके आप इस पैनल को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। इस टी पैनल में ये जो पहला टूल है इसे सिलेक्शन या सिलेक्ट बॉक्स बोला जाता है। इसी टूल के ज़रिए हम 3D व्यू पोर्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। इसे बॉक्स सिलेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टूल के ज़रिए हम इस तरह से बॉक्स बनाकर भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, इसे 3D कर्सर बोला जाता है। यहाँ आप क्यूब के बीच में अगर देखो तो ये 3D कर्सर आपको वहाँ दिखाई देगा। जब भी हम ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट में कोई न्यू शेप ऐड करते हैं तो वो न्यू शेप उसी पोजीशन पर ऐड होती है जहाँ पर ये 3D कर्सर मौजूद होता है। अभी के लिए मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लिया और डिलीट प्रेस करके सब कुछ डिलीट कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि हमारा 3D कर्सर यहाँ पर है, इसलिए मैंने ऐड मेन्यू में जाके मैश में जाके यहाँ क्यूब पर क्लिक किया तो 3D व्यू पोर्ट में आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब वहाँ ऐड हो गया जहाँ ये 3D कर्सर है था। अभी मैंने दोबारा से क्यूब को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा के क्यूब को डिलीट कर दिया। टी पैनल से कर्सर टूल को सिलेक्ट किया और 3D व्यू पोर्ट में आके यहाँ क्लिक कर दिया तो अब आप देख सकते हो कि हमारा 3D कर्सर यहाँ आ गया। अब अगर मैं ऐड मेन्यू में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड करूँ तो आप देख सकते हो कि ये क्यूब वहाँ पर आया जहाँ मैंने 3D कर्सर को रखा था। अब मैंने टी पैनल से सिलेक्शन टूल पर क्लिक किया और फिर से क्यूब को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 3D कर्सर वापस अपनी सही जगह पर आ जाए। उसके लिए मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया शिफ्ट सी तो आप देख सकते हो कि 3D कर्सर वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर चला गया। नेक्स्ट ये जो चार टूल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको गिज़मो बोला जाता है। ये है मूव वाला गिज़मो, ये है रोटेट वाला गिज़मो, ये है स्केल वाला गिज़मो और ये है ट्रांसफॉर्म वाला गिज़मो। सबसे पहले तो ऐड मेन्यू में जाके मैश में जाके मैंने एक क्यूब ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ मूव वाले गिज़मो पर क्लिक किया तो आप क्यूब के आसपास देख सकते हो कि हमें 3 एरोज़ दिखाई दे रही हैं। ये 3 एरोज़ ही गिज़मो हैं। क्योंकि ये गिज़मो हमारा मूव वाला गिज़मो है इसलिए अगर मैं यहाँ रेड वाले एरो पर क्लिक करके रखूँ और माउस को मूव करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब एक्स एक्सिस पर मूव हो रहा है। अगर मैं ग्रीन वाले एरो पर माउस क्लिक दबा के रखूँ और मूव करूँ तो अब आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब वाई एक्सिस पर मूव हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ब्लू वाले एरो पर माउस क्लिक दबा के रखूं और मूव करूं तो अब आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब जेड एक्सिस पर मूव हो रहा है। तो इस तरह से आप मूव वाले गिज़मो से ऑब्जेक्ट्स को 3D व्यू पोर्ट में मूव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेट वाला गिज़मो। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो व्यू पोर्ट में आप देख सकते हो कि हमारे पास रोटेट वाला गिज़मो एक्टिवेट हो गया। अब अगर मैं रेड वाली लाइन पर क्लिक दबाकर मूव करूं तो आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब एक्स एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। अगर मैं ग्रीन वाली लाइन पर क्लिक दबाकर मूव करूं तो मैं वाई एक्सिस पर रोटेट कर सकता हूं और अगर मैं ब्लू वाली लाइन को पकड़कर मूव करूं तो जेड एक्सिस पर क्यूब को रोटेट कर सकता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल वाला गिज़मो। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो व्यू पोर्ट में हमारे पास स्केल वाला गिज़मो एक्टिवेट हो गया। अब मैं रेड वाले गिज़मो से क्यूब को एक्स एक्सिस पर स्केल कर सकता हूँ, ग्रीन वाले गिज़मो से क्यूब को वाई एक्सिस पर स्केल कर सकता हूँ और ब्लू वाले गिज़मो से क्यूब को जेड एक्सिस पर स्केल कर सकता हूँ। और ये जो ट्रांसफॉर्म वाला गिज़मो है इस पर क्लिक करते ही 3D व्यू पोर्ट में आप देख सकते हो कि एट अ टाइम हमारे पास सारे गिज़मोज एक्टिवेट हो गए हैं। ये है एक्स एक्सिस पर मूव करने वाला गिज़मो, ये है एक्स एक्सिस पर रोटेट करने वाला गिज़मो और ये है एक्स एक्सिस पर स्केल करने वाला गिज़मो। नेक्स्ट ये जो टूल है ये ब्लेंडर 3D व्यू पोर्ट में किसी भी जगह पर निशान लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट ये जो टूल है ये ब्लेंडर में पैमाइश करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे क्यूब की चौड़ाई कितनी है तो मैंने यहाँ से मेजर टूल को सिलेक्ट किया, 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया, माउस से स्क्रॉल अप करके क्यूब के पास में आ गया
और यहाँ आकर लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखा और आगे की तरफ माउस को मूव कर दिया और यहाँ तक ला के क्लिक को छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये क्यूब 2 मीटर चौड़ा है। लास्ट जो टूल है हमारे पास, इसका नाम है ऐड क्यूब। इस टूल को समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा के इस क्यूब को डिलीट कर दिया। कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करके रखा और माउस से लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके व्यू पोर्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लिया, यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू में ले आया। अब यहाँ से ऐड क्यूब वाले टूल पर क्लिक किया और यहाँ आकर लेफ्ट माउस बटन को दबा कर रखा और अपनी मर्जी के साइज का एक क्यूब ड्रॉ किया। अब इस क्यूब की हाइट डिसाइड करने के लिए माउस को ऊपर की जानिब मूव किया और लेफ्ट क्लिक कर दिया और फाइनली दोबारा से सिलेक्शन टूल को टी पैनल से सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप इस टूल के ज़रिए अपनी मर्जी के साइज के क्यूब को भी 3D व्यू पोर्ट में ड्रॉ करके ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने शिफ्ट दबा के कैमरा और लाइट को सिलेक्ट कर लिया और डिलीट दबा के इन दोनों को डिलीट कर दिया। अभी के लिए मुझे आपका सारा फोकस यहाँ चाहिए। ये है ब्लेंडर के डिफरेंट मोड्स। ये है हमारे पास एक्सरे मोड, ये है हमारे पास वायर फ्रेम मोड, ये है हमारे पास सॉलिड मोड। और अभी तक हमने जितना भी काम सीखा या किया है वो सारा काम हमने सॉलिड मोड में ही किया है। ये है हमारे पास मटेरियल प्रीव्यू मोड और ये लास्ट वाला है हमारे पास रेंडर मोड। सबसे पहले मैंने आपको समझाना है एक्सरे मोड। एक्सरे मोड समझाने के लिए मैंने कीबोर्ड से नमपैड 1 प्रेस किया और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके क्यूब को सिलेक्ट किया और एस दबा के माउस को मूव किया और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब ऐड में गया, मैश में गया और एक और क्यूब ऐड कर लिया। यहाँ आउटलाइनर पैनल में आप देख सकते हो कि अब हमारे पास 2 क्यूब्स हैं। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया और ऑल्ट दबा के 3D व्यू पोर्ट में थोड़ा सा रोटेट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 3D व्यू पोर्ट में एक ही क्यूब दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि दूसरा क्यूब कहाँ गया? जवाब ये है कि दूसरा क्यूब भी यही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि पहले वाले क्यूब को मैंने स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, इसलिए जब मैंने दूसरा क्यूब ऐड किया तो वो छोटा क्यूब इस बड़े साइज़ वाले क्यूब में ऐड हो गया और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी ही सिचुएशन में हमें एक्सरे मोड की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट्स के आर पार और अंदर देख सकें। तो जैसे ही मैंने यहाँ एक्सरे मोड को टर्न ऑन किया तो अब आप देख सकते हो कि एक्सरे मोड में जाते ही छोटा वाला क्यूब मुझे इस बड़े वाले क्यूब के अंदर दिखाई दे रहा है। अब मैंने अंदर वाले क्यूब को सिलेक्ट करके बड़े वाले क्यूब से बाहर निकालना है। ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ आकर एक क्लिक किया तो बाहर वाला क्यूब सिलेक्ट हो गया। इसी पोजीशन पर मैंने एक क्लिक और किया तो अब आप देख सकते हो कि अंदर वाला छोटा क्यूब सिलेक्ट हो गया है। अंदर वाले क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट किया और एक्स एक्सिस वाले गिज्मो से क्यूब को पकड़कर बाहर मूव कर दिया। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि एक्सरे मोड क्या है और किस सिचुएशन में हमें इसे ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी एक्सरे मोड को ऑन या ऑफ करने की शॉर्टकट की है Alt+Z। Alt+Z दबा के आप एक्सरे मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हो, या फिर यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके भी आप एक्सरे मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हो। एक्सरे मोड एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट्स के इनसाइड या आर पार देख सकते हो। अभी मुझे आपका सारा फोकस दोबारा से यहाँ चाहिए। देखो मैंने एक्सरे मोड को ऑन ऑफ तो किया, बट यहाँ से मैं सॉलिड मोड में ही था, यानी कि एक्सरे मोड तो सिर्फ एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स के आर पार देखने की, लेकिन ब्लेंडर के असली मोड्स ये 4 मोड्स हैं। अभी मैंने आपको एक्सरे मोड समझाया लेकिन सॉलिड मोड में। आओ आप दोबारा से एक्सरे मोड समझाता हूँ लेकिन वायर फ्रेम मोड में। सबसे पहले तो मैंने फाइल में जाके न्यू में जाके जनरल पर क्लिक किया और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक कर दिया तो मेरे सामने एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन हो गई। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि ये जो क्यूब है ये डीसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद शिफ्ट दबा के कैमरा और लाइट को एक साथ सेलेक्ट किया और डिलीट दबा के डिलीट कर दिया। यहाँ ऊपर से पहली वाली बॉल पर क्लिक किया और वायर फ्रेम मोड में आ गया। वायर फ्रेम मोड में आते ही एक्सरे ऑप्शन भी खुद ही ऑन हो गया। Alt+Z दबा के मैंने एक्सरे मोड को ऑफ कर दिया। अब इस क्यूब को सिलेक्ट किया, एस दबा के इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक और क्यूब ऐड किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक कर दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी क्यूब इसी क्यूब के इनसाइड ऐड हो चुका है।
लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए Alt+Z दबा के मैंने एक्सरे मोड को ऑन किया तो देखो अब मुझे क्यूब दिखाई दे रहा है। अंदर वाले क्यूब की ये जो वायर है इस पर क्लिक करके क्यूब को सिलेक्ट किया और मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट करके इसे इस तरफ मूव कर दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कीबोर्ड से Alt+Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन ऑफ करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि वायर फ्रेम मोड में एक्सरे वाली ऑप्शन कैसे काम कर रही है। एक्सरे मोड ऑन करता हूँ तो 3D व्यू पोर्ट का फ्लोर भी दिखाई देता है और एक्सरे मोड ऑफ करता हूँ तो क्यूब्स दिखाई देते हैं वायर फ्रेम मोड में। वायर फ्रेम मोड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड मोड, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और आज तक पिछली वीडियोस में हमने जो कुछ भी किया है वो इसी सॉलिड मोड में रहते हुए किया है। सॉलिड मोड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल प्रीव्यू मोड। इसका यूज़ हम शेडिंग करते वक्त करेंगे। और लास्ट है हमारे पास रेंडर्ड मोड। इसका यूज़ हम अपने सीन को फाइनल करते वक्त और लाइटिंग करते वक्त करेंगे। अब बारी है व्यू पोर्ट ऑप्शंस को समझने की, इसलिए सबसे पहले मैं फाइल में गया, न्यू में गया और यहाँ से जनरल पर क्लिक करके डोंट सेव पर क्लिक कर दिया तो मेरे सामने एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन हो गई। नमपैड 1 दबा के मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास एक क्यूब है, एक लाइट है और एक कैमरा है। इसके बाद ऐड में गया, लाइट में गया और एक एरिया लाइट मैंने ऐड कर ली। उसके बाद यहाँ मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट किया और इस लाइट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर लिया और 3D व्यू पोर्ट में यहाँ साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्टिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। अगर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये एक पूरा पैनल ओपन हो गया। इस पैनल के ज़रिए आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस किस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स आपको 3D व्यू पोर्ट में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो ये है लाइट्स की ऑप्शन। अगर मैं लाइट्स के सामने वाले आई आइकन को ऑफ कर दूँ तो 3D व्यू पोर्ट में जितनी भी लाइट्स होंगी सब की सब एक साथ ऑफ हो जाएंगी। और अगर मैं लाइट्स की सिलेक्शंस को ऑफ कर दूं और 3D व्यू पोर्ट में जाके लाइट्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करूं तो अब आप देख सकते हो कि मैं किसी भी लाइट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। बेसिकली ये वाले ऑप्शन हमें ब्लेंडर ने इसीलिए दिए हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स टाइप के मुताबिक किसी भी एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकें। जैसे मैंने लाइट्स को एक साथ डीसेलेक्टेबल बना दिया। यही काम अगर मैं आउटलाइनर पैनल में करता तो मुझे एक एक लाइट को डीसेलेक्टेबल बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन से मैंने सारी की सारी लाइट्स को एक क्लिक में डीसेलेक्टेबल बना दिया। इसी तरह आप इस पैनल के ज़रिए किसी भी एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स को बल्क में कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन शो गिज्मो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ टी पैनल से स्केल वाले गिज्मो को एक्टिवेट किया और यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट किया तो अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ स्केल वाला गिज्मो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस आइकन पर क्लिक कर दूँ तो अब आप देख सकते हो कि मेरा गिज्मो टी पैनल से तो एक्टिवेटेड है बट मुझे 3D व्यू पोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने यहाँ से ब्लेंडर को कमांड दे दी है कि मुझे गिज्मो शो ना करो। अब अगर मैं यहाँ से शो गिज्मो के आइकन को अगेन ऑन कर दूँ तो अब आप देख सकते हो कि हमें गिज्मो दिखाई दे रहा है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी काम करते वक्त हम गलती से ये शो गिज्मो वाले ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं और फिर ये ही समझ नहीं आती कि गिज्मो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है इसे कहते हैं शो ओवरलेस। इस ऑप्शन के ज़रिए आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको 3D व्यू पोर्ट में कौन कौन सी ओवरलेस दिखाई देंगी और कौन कौन सी ओवरलेस दिखाई नहीं देंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ इस एरो पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये पैनल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे 3D व्यू पोर्ट में ग्रिड लाइंस दिखाई देंगी या नहीं, 3D कर्सर दिखाई देगा या नहीं, एक्स्ट्रास दिखाई देंगे या नहीं, वगैरह वगैरह। और अगर मैं यहाँ से ओवरलेस के आइकन को ही ऑफ कर दूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे मेरे 3D व्यू पोर्ट में सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो फाइनल वीडियो में रेंडर होंगे और सारी ओवरलेस गायब हो जाएंगी। इसलिए कभी भी अगर काम करते वक्त आपकी ओवरलेस गायब हो जाए या गिज्मो गायब हो जाए और आपको लगे कि कुछ ख़राब हो गया तो परेशान होने के बजाय इन व्यू पोर्ट के ऑप्शंस को चेक कर लेना। मेरी आज की वीडियो में आपने ब्लेंडर के मोड्स के बारे में जाना। इसके अलावा मैंने आपको व्यू पोर्ट ऑप्शंस के बारे में डिटेल से समझाया। साथ ही साथ मैंने आपको एक्सरे मोड वाली ऑप्शंस को भी डिटेल से समझाया। आप लोगों के लिए खुशी की खबर ये है कि अगर अभी तक आपने सारे लेसन्स बिना स्किप किए कंप्लीट देख लिए हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर ली है
तो अब आप ब्लेंडर के ज़रूरी इंटरफेस को 100% समझ चुके हो। आज से हम 3D मॉडलिंग सीखने का आगाज़ करेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो 3D मॉडलिंग शुरू करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। Please like, share, subscribe my channel. कि वर्टेक्स और वर्टिसेस क्या होती हैं, एज और एजेस क्या होते हैं, फेस और फेसेस क्या होते हैं। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में जब भी कोई 3D मॉडल बनाया जाता है तो मॉडल बनाने की शुरुआत किसी ना किसी बेसिक शेप से की जाती है। इसलिए जितने भी 3D सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें बेसिक शेप्स अवेलेबल होती हैं। जैसे कि ब्लेंडर की इस ऐड मेन्यू में अगर मैं मैश में जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब हमारे पास बेसिक शेप्स ही तो हैं। अब सबसे काम की बात यह है कि 3D मॉडलिंग करने के लिए आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो 3D मॉडल आप बनाना चाहते हो वो कौन सी बेसिक शेप से बनेगा। जैसे कि अगर मैंने टेबल बनाना हो तो मैं बेसिक शेप में क्यूब को चूज़ करूँगा। अगर मैंने स्मार्टफोन बनाना हो तो मैं बेसिक शेप में क्यूब को चूज़ करूँगा। अगर मैंने बॉटल बनानी हो तो मैं बेसिक शेप में सिलेंडर चूज़ करूँगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपसे ये डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सा मॉडल बनाने के लिए आपको कौन सी बेसिक शेप चूज़ करनी है तो डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई है कि कोई भी 3D मॉडल बनाने के लिए हम बेसिक शेप को ही एडिट करते हैं तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। किस मॉडल के लिए कौन सी बेसिक शेप चूज़ करनी है ये सब आप वक्त के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ सीख जाओगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपने समझनी है वो है ऑब्जेक्ट मोड एंड एडिट मोड। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर आप कीबोर्ड से टैब बटन को दबाते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में आ जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट किया और टैब बटन दबाया तो इसी के एडिट मोड में आ गया और यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एडिट मोड। अब दोबारा से टैब को दबाया तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा आ गया ऑब्जेक्ट मोड, यानी कि टैब की प्रेस करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जा सकते हो और एडिट मोड से वापस ऑब्जेक्ट मोड में भी आ सकते हो। अब सवाल ये है कि हमने एडिट मोड में जाना ही क्यों है और एडिट मोड से वापस ऑब्जेक्ट मोड में कब और क्यों आना है। देखो, ब्लेंडर में 3D मॉडल्स बनाने के लिए ब्लेंडर का ऑब्जेक्ट मोड हमें लिमिटेड कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है, जबकि ब्लेंडर का एडिट मोड कोई भी शेप बनाने के लिए हमें फुल कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। नहीं समझ आई? चलो एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ, लेकिन इस एग्जाम्पल से पहले 3 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए पहले वो 3 चीज़ें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। एडिट मोड में आते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 सिलेक्शन मोड्स की ऑप्शन आ गई। नंबर 1 है हमारे पास वर्टेक्स सिलेक्शन, नंबर 2 है हमारे पास एज सिलेक्शन और नंबर 3 है हमारे पास फेस सिलेक्शन। कीबोर्ड पर ये जो 1 2 3 बटन है इनके ज़रिए आप इन सिलेक्शन मोड्स में स्विच भी कर सकते हो। 1 दबाओगे तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाओगे, 2 दबाओगे तो एज सिलेक्शन मोड में आ जाओगे, 3 दबाओगे तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाओगे। अब समझना ये है कि वर्टेक्स, एज और फेस ये तीनों चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले तो मैंने कीबोर्ड से 1 प्रेस किया, आई रिपीट 1 प्रेस किया, ना कि नमपैड 1 प्रेस करते ही मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ गया। अब क्यूब के कॉर्नर पर ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको वर्टेक्स बोला जाता है। अगर एक डॉट पर क्लिक करके आपने एक डॉट को सिलेक्ट किया तो इट्स मीन आपने एक वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, बट अगर आपने एक डॉट को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के दूसरे डॉट को भी सिलेक्ट किया तो इट्स मीन आपने 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट किया। यानी कि एक डॉट का मतलब है वर्टेक्स और एक से ज़्यादा डॉट्स का मतलब है वर्टिसेस। इसके बाद कीबोर्ड से 2 प्रेस करके मैं एज सिलेक्शन मोड में आ गया। अब ये जो क्यूब के एजेस हैं इनको ही एज बोला जाता है। एक एज को सिलेक्ट करोगे तो इट्स मीन एक एज और शिफ्ट दबा के अगर एक से ज़्यादा एजेस को सिलेक्ट करोगे तो इट्स मीन एजेस। इसके बाद कीबोर्ड से 3 बटन प्रेस करके मैं फेस सिलेक्शन मोड में आ गया और यहाँ आकर क्लिक किया तो क्यूब की ये वाली सारी साइड सिलेक्ट हो गई, क्योंकि यही तो इस क्यूब का फेस है। ये भी एक फेस है और ये भी एक फेस है। अब अगर आप किसी एक फेस को सिलेक्ट कर रहे हो तो इट्स मीन आपने फेस सिलेक्ट किया, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के एक से ज़्यादा फेसेस को एक साथ सिलेक्ट करोगे तो इट्स मीन आपने डिफरेंट फेसेस को सिलेक्ट किया। आई होप कि यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गई होगी कि वर्टेक्स और वर्टिसेस क्या हैं, एज और एजेस क्या हैं, फेस और फेसेस क्या हैं।
और इनके सिलेक्शन मोड में कैसे स्विच करना है। वर्टेक्स मोड में रहते हुए आप फेस सेलेक्ट नहीं कर सकते और एज सिलेक्शन मोड में रहते हुए आप वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं कर सकते। और मॉडलिंग करते वक्त कब आपने वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाना है, कब एज सेलेक्ट मोड में जाना है, कब फेस सेलेक्ट मोड में जाना है, ये आपको आगे चल के 3D मॉडल्स बनाते वक्त खुद ही समझ आ जाएगी। थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड की बात करते वक्त मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट मोड हमें लिमिटेड कंट्रोल प्रोवाइड करता है जबकि एडिट मोड हमें फुल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। अब वक्त आ गया है कि मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एडिट मोड की पावर दिखाऊं। सबसे पहले मैं फाइल में गया, न्यू में गया और यहाँ जनरल पर क्लिक करके डोंट सेव पर क्लिक कर दिया तो मेरे सामने एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन हो गई। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि क्यूब डीसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद शिफ्ट दबा के कैमरा और लाइट को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के डिलीट कर दिया। अब ये जो क्यूब है, इस क्यूब से मैंने स्मार्टफोन की शेप बनानी है। इसके लिए मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से नंपैड 1 प्रेस किया और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। एस दबा के Z दबा के इसे Z एक्सिस पर स्मार्टफोन के बेसिक शेप के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा कर लिया। स्क्रॉल करके 3D व्यू पोर्ट में जूम इन किया। अब फ्रंट साइड से मेरे स्मार्टफोन का शेप सेट हो गया। इसके बाद नंपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और ये ग्रीन वाली लाइन देख के मुझे पता चल गया कि साइड से मैंने इसे Y एक्सिस पर पतला करना है। इसलिए क्यूब को सिलेक्ट करके S दबा के Y दबा के स्मार्टफोन की थिकनेस के मुताबिक मैंने इसे पतला कर दिया। अब अगर ऑल्ट दबा के मैं 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करूं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास स्मार्टफोन का बेसिक शेप आ गया। लेकिन स्मार्टफोन कॉर्नर से ऐसा तो नहीं होता, कॉर्नर से उसके एजेस राउंड होते हैं। बस यहीं आके हमें मज़ीद कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने इसके एजेस को राउंड करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इस शेप के एजेस को सिलेक्ट करके एडिट कर सकूं। इसलिए मुझे इस शेप के एडिट मोड में जाना होगा और एडिट मोड में जाके फुल कंट्रोल्स के साथ इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट करना होगा। इसलिए मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, टैब दबा के एडिट मोड में गया। एडिट मोड में आने के बाद साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद कीबोर्ड से 2 प्रेस किया और एज सिलेक्शन मोड में आ गया। एज सिलेक्शन मोड में आने के बाद जूम इन करके इस एज के पास आ गया और इस कॉर्नर वाली एज को सिलेक्ट किया। देखो ये एज सिलेक्ट हो गई। इसके बाद जूम आउट किया, दूसरी एज के पास जाने के लिए 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया, जूम और मूव करके दूसरी एज के पास आया और शिफ्ट दबा के दूसरी एज पर क्लिक करके इसे भी सिलेक्ट कर लिया। ऊपर वाली दोनों एजेस सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने नीचे वाली दोनों एजेस को सिलेक्ट करना है। इसलिए 3D व्यू पोर्ट में मूव और रोटेट करके नीचे वाली एज के पास आ गया और शिफ्ट दबा के इस एज पर क्लिक करके इसे भी सिलेक्ट कर लिया। दोबारा से 3D व्यू पोर्ट में रोटेट और मूव करके इस लास्ट वाली एज के पास आया और शिफ्ट दबा के इस एज पर क्लिक करके इसे भी सिलेक्ट कर लिया। अब जूम आउट करके 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके देखा तो चारों एजेस मैंने सिलेक्ट कर ली। अगर आपसे 3D व्यू पोर्ट में रोटेट और मूव नहीं हो रहा तो इट्स मीन पिछले लेसन में आप बंक मार के आए हो। इसलिए वापस जाओ और पिछले लेसन रिपीट करो विद प्रैक्टिस। इसके बाद नंपैड 1 प्रेस किया और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल B और माउस को इतना मूव किया तो देखो एजेस कैसे बेवल हो रहे हैं। क्लिक करने से पहले माउस के स्क्रॉल को 6 टाइम्स स्क्रॉल किया, 1 2 3 4 5 6 तो देखो कॉर्नर राउंड हो गए। अपनी मर्जी का शेप अचीव करने के बाद लेफ्ट क्लिक दबा दिया और टैब दबा के एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। ऑल्ट दबा के 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया तो आप देख सकते हो कि कैसे इस शेप के कॉर्नर्स को मैंने एडिट मोड में जाके राउंड कर लिया। मेरी आज की वीडियो में आपने सीखा कि ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट मोड हमें लिमिटेड कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है और एडिट मोड हमें फुल कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि वर्टेक्स और वर्टिसेस, एज और एजेस, फेस और फेसेस क्या होते हैं और कैसे 1 2 3 दबा के वर्टेक्स, एज और फेस सिलेक्शन मोड में स्विच किया जाता है। साथ ही साथ एडिट मोड में मैंने आपको ये भी सिखाया कि कंट्रोल B दबा के एजेस को बेवल करके राउंड शेप कैसे देनी है। कंट्रोल B शॉर्टकट की नोट कर लेना बेवल करने की और 1 2 3 शॉर्टकट की नोट कर लेना वर्टेक्स, एज और फेस सिलेक्शन मोड में स्विच करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लेंडर की वर्टेक्स साइज को इंक्रीज करना सीखेंगे और कुछ न्यू 3D मॉडलिंग कमांड्स भी मैं आपको बताऊंगा। Please like, share, subscribe my channel.